टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार मीन्स थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशंस के पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके पहले की किसी भी क्लास, किसी भी चैप्टर और मैथ और साइंस दोनों से किसी चैप्टर के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे पिछले किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है? उनके तापांतर पर। तापमिति की पहली परिभाषा ये थी कि ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है? कम ताप से अधिक ताप के ऊपर, यानी जहाँ पर ताप का अंतर होगा वहीं पर ऊष्मा का प्रवाह होगा। अगर ताप बराबर है दो वस्तुओं के तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। यानी ऊष्मा का प्रवाह कब होता है? जब तापों में अंतर, दोनों वस्तुओं में तापों में अंतर होता है। ठीक है, तो उनके तापांतर पर ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस बात पर निर्भर करता है? उनके तापांतर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके डिफिनीशन, परिभाषा पर टिके हुए हैं वो भी आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, माना किसी वस्तु का 0 डिग्री सी, क्या है? 0 डिग्री सी पर आयतन V0 है। यानी प्रारंभिक ताप भी आपका 0 डिग्री सी है और प्रारंभिक आयतन भी 0 है। ठीक है, V0 है। घनत्व D0 है, और घनत्व कितना? D0। T डिग्री सी तक गर्म करने पर वस्तु का आयतन VT हो जाता है। कितना आयतन हो जाता है? V∗T, तथा घनत्व DT हो जाता है। तो निम्न में सही संबंध कौन सा है? निम्न में से सही संबंध कौन सा है? तो इसके लिए आपको फार्मूला एक पढ़ाया गया था। वो फार्मूला क्या था? ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन के लिए क्या था? वो फार्मूला था D∗T बराबर D0 ब्रैकेट में 1 माइनस गामा T। ठीक है, गामा T। तो कौन सा फार्मूला आप सही दिख रहा है? आप देख रहे होंगे फार्मूला E। ऑप्शन E इसका राइट आंसर है। क्या है? D∗T बराबर D0 ब्रैकेट में 1 माइनस गामा RT। ठीक है, गामा RT। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका था, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक 3 सेमी आंतरिक व्यास का लोहे का छल्ला है। कैसा है? लोहे का छल्ला, और जिसका व्यास क्या है? 3 सेमी, जो कि 20 डिग्री सी तापमान पर, कितना तापमान दिया? 20 डिग्री सी पर है। यानी उसका ताप 20 डिग्री सी है और आंतरिक व्यास कितना है? 3 सेमी को 3.004 सेमी व्यास के पीतल, यानी ये दूसरा छल्ला है जिसका व्यास क्या दिया? 3.004 सेंटीमीटर व्यास कि पीतल के साफ्ट जो कि 20 डिग्री सी पर है, इसका ताप भी कितना है? 20 डिग्री सी पर है। फिसलाकर चढ़ाया जाता है। कैसे चढ़ाया जाता है? फिसलाकर, यानी एक के ऊपर एक चढ़ाना है। ठीक है, यदि छल्ले और साफ्ट को एक साथ किसी प्रकार ठंडा किया जाए, तो आपने इसके पहले पढ़ा है, किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसके ताप में प्रसार होता है। ठीक उसी तरीके से ठंडा करने पर भी उसके ताप में कमी करने पर उसमें क्या होता है? प्रसार जो होता है कम होता है, यानी फैलाव कम होता है। ठीक है, तो दो पदार्थ है, दोनों को ठंडा करेंगे तो दोनों धीरे धीरे कम होंगे। तो क्या कह रहा है? किस लगभग तापमान पर छल्ला साफ्ट के ठीक फिसलने की स्थिति में होगा? यानी हम इसको कितना ठंडा करें कि दोनों छल्ले एक दूसरे पर फिसलने लगे, लोहे का छल्ला और
पीतल का छल्ला जो है वो एक के ऊपर एक फिसल सके, यानी दोनों का आकार क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो फिसलेगा। दोनों एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, अभी तो एक छोटा एक बड़ा, तो पीतल के छल्ले के ऊपर लोहे का छल्ला चढ़ नहीं पाएगा। तो चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ठंडा करेंगे। गर्म भी करते ठंडा, लेकिन आपके प्रश्न में यहाँ क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। एक साथ किसी प्रकार ठंडा किया जाता है, दोनों का समान ताप है, दोनों को समान ताप तक ठंडा करना है, और इतना ठंडा करना है कि वो दोनों एक दूसरे पर फिसल सके। तो ताप में परिवर्तन कितना होगा, यहाँ पर ताप में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, ताप में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो आप कैपिटल टी भी जो निकाले या स्मॉल टी, दोनों में आपका वही आएगा, डेल्टा कैपिटल टी लिख सकते हैं, परम ताप में चूँकि यहाँ पर चाहिए। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले लोहे के छल्ले में प्रसार देखना पड़ेगा। लोहे के छल्ले में कितना प्रसार होता है, फैलाव होता है, विस्तारण होता है, यानी कम या ज़्यादा होता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यल बराबर L0 ब्रैकेट में 1 प्लस रेखीय प्रसार हो रहा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा R इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यल का मान तो निकालना है, और प्रारंभिक लंबाई आपको L0 आपको दी है 3, ब्रैकेट में 1 आएगा, प्लस अल्फ़ा आपको दिया हुआ है किसका, लोहे का निकाल रहे हैं तो लोहे का रखेंगे। लोहे का आप देख रहे हैं प्रसार दे रहा है कितना, 12 गुणे 10 की घाते -6, कितना दे रहा है, 12 गुणे 10 की घाते -6 आपको प्रसार दे रहा है। ये अल्फ़ा है लोहे का, इस्पात का। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 12 गुणे 10 की घाते -6 इंटू ताप में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया यल बराबर, वो भी L1 यानी कि लोहे के लिए। ठीक इसी तरीके से L2 क्या होगा, तो L2 बराबर पीतल के लिए हो जाएगा कितना, पीतल का प्रारंभिक लंबाई कितना दिया हुआ, 3.004, तो 3.004 लिख लेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा का मान आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है 20 गुणे 10 की घाते माइनस, ठीक है, 20 गुणे 10 की घाते -6, कितना होगा, 20 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है, इंटू डेल्टा टी, तो ताप में परिवर्तन, दोनों समान ताप तक ठंडे किए जा रहे हैं तो दोनों का डेल्टा टी लिखना है। चूँकि L1 और L2 बराबर होगा, यानी लोहे का छल्ला और पीतल के छल्ले का व्यास बराबर होगा, तभी वो एक दूसरे पर चढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर L1 बराबर L2 दिखा देते हैं, तो हल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L1 बराबर L2 में 3 गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस 12 गुणे में 10 की घाते -6, तो 3 का हम लोग गुणा भी कर देते हैं अंदर, तो ज़्यादा सरल रहेगा। तो 3 का 3 आ जाएगा पहला वाला, प्लस 12 तिहाई 36 गुणे 10 की घाते -6 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.0 लिखना है, 3.004, एक में गुणा आपका यही आएगा। ठीक है, प्लस 20 में गुणा करेंगे, तो 20 में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, 20 में आपका इसका गुणा हो जाएगा 60.08, कितना हो जाएगा, 60.08। ठीक है, ये आपका 20 का 3.004 से गुणा हो गया, गुणे में 10 के आते -6 भी रहेगा, इंटू डेल्टा टी रहेगा। ठीक है, डेल्टा टी। अब 3 और 3.004 को पक्षांतर करके घटा देते हैं, तो पक्षांतर करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 3.004 घटेगा तो आपका आ जाएगा -0.004। ठीक है, और ये आपका इधर हो गया, 36 को पक्षांतर करते तो माइनस हो जाएगा, तो 60 को आपको इसी तरीके से लिख लीजिए, 0.08 माइनस में 36 पक्षांतर होगा, माइनस हो जाएगा, और 10 की घाते -6 इंटू डेल्टा टी दोनों में है तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो 10 की घाते -6 इंटू डेल्टा टी कॉमन हो गया। ठीक है, अब तो डेल्टा टी आपको निकालना है, तो डेल्टा टी के लिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो डेल्टा टी बराबर कितना जाएगा,
डेल्टा टी बराबर 0.004 बटे में 60 में से 36 घटा देते हैं तो आपका घटाना आ जाएगा 24.080। कितना आ जाएगा? 24.080। ठीक है, गुणे 10 की घाते -6, ये आपका अभी भी रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको 10 के घात -6 आपका अंश में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और आपको इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस में। माइनस आपका यहाँ पर है माइनस, घटाने पर माइनस आया था, -4000 बटे में 24.080 को भाग देंगे तो आएगा 166.1 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका डेल्टा टी, और आपसे पूछा क्या कितना ठंडा करना है, यानी ताप में परिवर्तन नहीं पूछा है आपसे, ताप कितना हो ठंडा करना है ये पूछा है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, T-20 बराबर 166.1 को पश्चांतर करके घटाएंगे तो टी आपका 20 पश्चांतर हो जाएगा, -20 से +20 हो जाएगा। और तो यहाँ पर आपका माइनस है पहले से ही, -166 आया तो माइनस से आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 166.1 - 20 बराबर आ जाएगा आपका 146.1। ठीक है, याद रखिएगा, बिना घटाए आप आंसर नहीं देखेंगे। कभी कभी आंसर आपका पहले आ जाता है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 167 लिखा हुआ है, लेकिन 167 आंसर इसका नहीं है। आंसर आपका क्या आया है, 146.1। क्या आया है, 146.1, जो कि लगभग किसके बराबर है, यहाँ के सभी आंसरों में 147 के बराबर है। ठीक है, तो 147 डिग्री सी तक क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। 20 डिग्री पहले से था और 147 डिग्री सी और ठंडा करेंगे तो फिसलने की स्थिति में हो जाएगा। लगभग किस तापमान पर छल्ला शाफ्ट पर ठीक फिसलने की स्थिति में हो, कितना ठंडा किया जाए। ठीक है, यदि छल्ले को किसी शाफ्ट को एक साथ किसी प्रकार ठंडा किया जाता है तो किस लगभग तापमान पर छल्ला शाफ्ट पर ठीक फिसलने की स्थिति में होगा, तो आंसर आ जाएगा 147 डिग्री सी। कौन सा आंसर होगा, 147 डिग्री सी। इस ताप पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है चौथा, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है C/5 = F - 32/9। तो आप कौन सा आंसर आपका सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी C/5 = F - 32/9 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है प्रश्न संख्या 5, यदि किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट तापमापी से मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने में मापे गए ताप का 4 गुना है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में मापे गए ताप का 4 गुना है, तो वस्तु का ताप सेल्सियस में होगा। सेल्सियस में कितना होगा ये बताना है। मान लीजिए सेल्सियस में नापा गया ताप कितना है, यक्स है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का जो ताप है वो कितना हो जाएगा, 4x। सेल्सियस में ताप यक्स है तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 4x। तो वह ताप यानी वस्तु का सेल्सियस में ताप क्या होगा ये आपको बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, C/5 = F - 32/9। ठीक है, C/5 = F - 32/9 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C और F की वैल्यू रख देते हैं। तो C की वैल्यू क्या है, x/5 = F माइनस, तो F की वैल्यू आपकी 4x है -32/9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9x, और 4 से मल्टीप्लाई होगा 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 5 सा 20x, और -32 × 5 तो 32 × 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 = 10 0, 5 3 = 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको हम लोग पश्चांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा,
20x आपका अपने स्थान पर रहेगा, माइनस में 9x लिख देंगे और 160 यानी 160 आपका पश्चांतर होगा, प्लस हो गया। तो 20 माइनस 9x बराबर आ जाएगा 11x। अब तिर्यक गुणा कर दे तो x बराबर क्या आ जाएगा 160 बटे में 11, भाग दे देंगे तो 160 बटे 11 भाग जाएगा, 11 1 का 11, 1 आया, लगेगा दशमलव, उतरेगा 5 और ऊपर से 0, 5 0 50, तो 11 चौके 44, बचेगा आपका 5 0। तो इस तरीके से दशमलव में जाएगा 5 बार और फिर 4 बार, तो 14.54 डिग्री सी आ जाएगा। यक्स बराबर 14.54 डिग्री सी। यक्स आपका सेल्सियस में था तो डिग्री सी लिखेंगे। और कौन सा आंसर आया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 14.54 डिग्री सी इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 5वें का, 14.54 डिग्री सी सेल्सियस। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 दे रहा है, यदि जल को 2 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या अनंत हो जाएगा। तो आपको इसके पहले ही बताया गया है, यदि किसी जल को गर्म किया जाए तो 4 डिग्री सी पर उसका आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सी से अधिक गर्म करने पर भी बढ़ता है और 4 डिग्री सी से ठंडा करने पर भी बढ़ता है। ठीक है, 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है। तो यहाँ कहाँ गर्म कर रहा है, 2 से 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री पर तक गर्म कर रहा है, यानी यह आयतन क्या करेगा, ठंडा करता तो बढ़ता, लेकिन ये गर्म कर रहा है तो घटेगा, गर्म कर रहा है तो घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आयतन क्या होगा, घटेगा। ध्यान रख दीजिएगा, 4 डिग्री सी से नीचे अगर रहे दिया है ताप और वह गर्म कर रहा है तो आयतन घटेगा, कब तक, 4 डिग्री सी तक। लेकिन 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म करने पर आयतन फिर से बढ़ना शुरू होगा और 100 डिग्री सी तक आयतन बढ़ेगा। और ठंडा करेंगे तो 100 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक आयतन घटेगा, फिर 4 से नीचे ठंडा करने पर आयतन फिर से बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ 2 से 3 डिग्री सी तक क्या कर रहा था, गर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, गर्म कर रहा था, तो आयतन क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 दे रहा है, पारे का कांच के सापेक्ष आभासी प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक 0.00015 प्रति डिग्री सी है और इसका वास्तविक प्रसार गुणांक 0.00018 प्रति डिग्री सी है। कांच का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। ठीक है, कांच का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा ये पूछ रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और इसमें आपको करना क्या है, आपको निकालना है बर्तन का प्रसार गुणांक पहले, और बर्तन का प्रसार गुणांक होता है गामा जी, जिसमें फार्मूला होता है गामा जी बराबर गामा आर माइनस गामा ए, जहाँ पर गामा आर आपका क्या है, बर्तन का प्रसार गुणांक, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 0.0018, और आभासी प्रसार गुणांक आपको दिया है 0.00015। दोनों का मान रख देंगे तो आपको मिल जाएगा गामा जी। तो सबसे पहले हम लोग गामा जी निकालेंगे, बर्तन का प्रसार गुणांक। ठीक है, तो क्या करना है, मान रखना है, मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.00018 माइनस 0.00015, घटा देंगे तो उत्तर है 0.000 और एक जीरो और आ जाएगा 3, 18 माइनस 15 3, तो जीरो लगाकर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये गामा आपका जी आ गया, क्या आ गया, ये गामा जी। अब आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा,
और ये आपका आया गामा, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, गामा बटे 3। तो गामा का आपका मान दिया 0.00003 बटे में हम 3 से भाग दे देंगे। भाग देने पर आपका 1 आएगा, 1 गुणे 10 की घाते क्या आएगा, -5। क्या जाएगा, -5। तो 1 गुणे 10 की घाते -5 प्रति डिग्री सी इसका आंसर आ गया, अल्फ़ा का मान। तो कौन सा आंसर सही है, 1 गुणे 10 की घाते -5 आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, एक पीतल की छड़ है। क्या है, एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है, जो कि 0 डिग्री सी पर यथार्थ तथा 1 मीटर लंबी है। 0 डिग्री सी पर क्या है, यथार्थ है तथा 1 मीटर लंबी है। उसकी देखी गई लंबाई 10 डिग्री सी पर होगी। कितनी होगी, 10 डिग्री सी पर उसकी लंबाई कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा यानी ब्रॉस का रेखी प्रसार गुणांक 0.00019 प्रति डिग्री सी तथा जिंक का रेखी प्रसार गुणांक 0.00029 प्रति डिग्री सी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, दोनों का रेखी प्रसार गुणांक दिया है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा रेखी प्रसार गुणांक जिंक का अधिक है। जिंक का रेखी प्रसार गुणांक क्या है, अधिक है। अतः जस्ते में 100 सेमी लंबी छड़ में पीतल में वृद्धि क्या होगी, 100 सेमी लंबी छड़ से अधिक होगी। जस्ते में वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। यानी प्रेक्षित लंबाई जो है 100 सेमी से कम होगी। क्या है, प्रेक्षित लंबाई 100 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, तो 10 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर लंबाई में वृद्धि डेल्टा L1, लंबाई में वृद्धि L1 बराबर कितना होगा, अल्फ़ा ऑफ ZN मल्टीप्लाई 100, आपको लंबाई प्रारंभिक लंबाई 100 है, इंटू डेल्टा टी ताप में वृद्धि। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो अल्फ़ा ZN का मान दिया है 0.0000029 इंटू 100 इंटू आपका 10, और इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 0.029। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका जिंक का आ गया। इसी तरीके से हम लोग ब्रॉस का निकाल लेते हैं L2। तो L2 को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.019 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा। अब हम लोग को ये तो पूछा नहीं था ना, L1 पूछा था ना L2, प्रेक्षित लंबाई पूछा था। तो प्रेक्षित लंबाई आपका क्या हो जाएगा, L डैश बराबर 100 माइनस डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2। ठीक है, तो 100 के प्लेस पर 100 लिख देते हैं और इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.029 लिखना है, 0.029 माइनस 0.019। ठीक है, तो 100 के स्थान पर आपका 100 आ गया, माइनस 0.010 आ जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 99.99 सेंटीमीटर। तो ये आपका L डैश प्रेक्षित लंबाई आ गया 99.99 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 99.99 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इस्पात की छड़ है। कैसी है, एक इस्पात की छड़ है। ठीक है, तथा एक अन्य एल्युमिनियम की छड़ है जो 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक बढ़ाने पर 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक बढ़ाने पर दोनों छड़ों की लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, दोनों छड़ों में समान वृद्धि होती है। यदि इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर
हो तो एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई कितनी होगी। एल्युमिनियम के छड़ की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जिसमें आपको अल्फ़ा एस का भी मान दिया है, अल्फ़ा ए का भी मान दिया है, इस्पात के लिए भी दिया है और एल्युमिनियम के लिए भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों छड़ों के लंबाई में वृद्धि क्या है, समान है, समान लंबाई में वृद्धि हुई है और तापमान में भी वृद्धि समान है, यानी डेल्टा एल दोनों छड़ का और डेल्टा टी दोनों आपके क्या हैं, समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल और डेल्टा टी समान है तो अल्फ़ा इंटू यल बराबर आ जाएगा डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों छड़ों के लिए नियत है, यानी अल्फ़ा वन यल वन बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होगा। मीन्स अल्फ़ा वन यल वन बराबर अल्फ़ा टू यल टू, चूँकि ये नियत है इसलिए अल्फ़ा वन यल वन बराबर अल्फ़ा टू यल टू आपका मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को इनकी लंबाई किसकी निकालनी है, एल्युमिनियम की। तो अगर यल वन हम मान लेते हैं एल्युमिनियम है तो लंबाई ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक इस्पात का मल्टीप्लाई लंबाई इस्पात की और बटे में रेखीय प्रसार गुणांक एल्युमिनियम का। किसका, रेखीय प्रसार गुणांक एल्युमिनियम का। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो अल्फ़ा ऑफ यस कितना दिया हुआ है, 1.2 गुणे 10 की घाते -5। तो इसका हम लोग मान लिख देंगे 1.2 गुणे 10 की घाते -5, 1.2 गुणे 10 की घाते -5 इंटू लंबाई ऑफ इस्पात कितना दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में 100 लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको अल्फ़ा ए एल्युमिनियम का कितना दिया, 1.71 गुणे 10 की घाते -5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1.75 गुणे 10 की घाते -5, -5 10 की घात कैंसिल हो जाएगा। तो 120 बटे में आपका क्या आ जाएगा, 120, 100 से गुणा होगा, दशमलव हट जाए, 120 बटे में 1.75 और इसको हम लोग भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 70। कितना आ जाएगा आंसर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एल्युमिनियम की लंबाई आपको मिल गई है 70 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 70 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया है 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10वां दे रहा है 0 डिग्री सी पर एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, यानी प्रारंभिक ताप आपका 0 डिग्री सी और प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर है। अब इसका तापमान बढ़ाकर 100 डिग्री सी कर दिया था, यानी टी क्या हो गया, T2 100 डिग्री। यदि गर्म करने के बाद घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई L2 आपका दिया हुआ है, तो घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या चाहिए, डेल्टा एल चाहिए, एल चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम है आपका 1.005 और प्रारंभिक लंबाई है 1.00। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 आ जाएगा, यानी 0.005। ये आपका आ गया लंबाई में वृद्धि। कितनी आ गई, लंबाई में वृद्धि आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से ताप में वृद्धि निकाल ले तो डेल्टा टी बराबर आपका 0 से 100 हुआ है, तो 100 - 0 बराबर 100 डिग्री सी। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है, तो रेखीय प्रसार गुणांक आपका अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल यानी लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। मान रख देते हैं
तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल आपको कितना दिया हुआ है 0.005 बटे में प्रारंभिक लंबाई 1 इंटू ताप में वृद्धि 100। ठीक है, तो 100 आपका ऊपर जाएगा 10 की घात -2 और 5 को दशमलव में लिखेंगे तो 5.00 गुणे 10 की घाते आ जाएगा -3 और नीचे से आएगा -2 तो क्या आ जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -5। कितना आ गया 5 गुणे 10 की घाते -5, इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ जो कि 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणे 10 की घाते -5 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है रेल की पटरियों, क्या है, रेल की पटरियों की उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है। यानी दो पटरियों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है, क्यों? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगह क्यों छोड़ी जाती है? इसका कारण ये है कि जगह गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियों के बीच में क्या होता है, रेल की पटरियों में प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार होता है। तो उसको फैलने के लिए जगह मिल जाए, इसलिए उसमें क्या करते हैं, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसको जगह मिले, वो फैल जाए। इससे पटरियों का उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। क्या होता है? स्थान मिल जाता है और पटरियाँ टेढ़ी नहीं हो पाती। तो कौन सा आंसर सही है? क्यों जगह छोड़ी जाती है? पटरियों के बीच में स्थान इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें प्रसार के लिए उसको स्थान मिले और पटरियाँ टेढ़ी न होने पाएँ और ट्रेन दुर्घटना से बच जाए। ठीक है, तो जगह छोड़ने का कारण क्या है? ऊष्मी प्रसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऊष्मी प्रसार के लिए जगह छोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रहा है एक वृत्तीय लोहे की आंतरिक परिधि, क्या है, एक वृत्तीय लोहे की आंतरिक परिधि 25 है। कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सी। ताप पर 200 सेंटीमीटर है। कितना है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, हॉल को, यानी लोहे के ऊपर जो लोहे की पत्ती चढ़ानी है उसको हॉल कहा जाता है। हॉल को भी 200.48 सेमी की परिधि, 200.48 सेमी परिधि के एक लकड़ी के पहिए पर चढ़ाने के लिए गर्म करना है होगा। कितना गर्म करना होगा आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना गर्म करना है डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो गर्म करना है डेल्टा टी के लिए फार्मूला, आप अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाएंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन यल इंटू अल्फ़ा। मान रख देते हैं तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल। डेल्टा एल आपको कितनी वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि आपकी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 200 से 200.48, यानी घटा देंगे तो 0.48, 0.48 ये आपकी वृद्धि हो गई। प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तो प्रारंभिक लंबाई अभी आपने देखा है 200 है। रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, तो रेखीय प्रसार गुणांक आपको दे रहा है 1.20। कितना दे रहा है, 1.20 गुणे 10 की घाते -5। 2 अंक पे दशमलव, पहला का हम लोग दशमलव हटा लेते हैं तो 10 की घाते -5 है। 10 की घाते -5 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचा क्या, 48 बटे में 200 गुणे 120 गुणे 10 की घाते 5। ठीक है, 10 की घाते 5। अब इसको सरल करते हैं तो सरल करेंगे 10 की घाते 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 0, 1 0, 2 0, 3 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हम 48 को भाग देंगे 24। ठीक है, और 12 दूनी 24, 2 गुणे में 100 बराबर कितना आ गया, 200। कितना आया, 2 गुणे में 100 आया है, 2 गुणे में 100 बराबर 200 डिग्री सी। ठीक है, कितना वृद्धि करना है, 200 डिग्री सी की वृद्धि करनी है। तो कौन सा आंसर सही है,
तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आप आंसर देख रहे हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 200 डिग्री सी की वृद्धि करनी होगी, डेल्टा टी आपका आ गया 200 डिग्री सी। आंसर ए इसका राइट आंसर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान से ही सारे क्वेश्चन को पढ़िए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, धातु की रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखना है। यानी अल्फा संबंध है आपको, बीटा संबंध है, गामा आपसे पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला बताया गया था, एक संबंध है, दो संबंध है, तीन। तो कौन सा आंसर सही है? एक संबंध है, दो संबंध है, तीन, रेखीय क्षेत्रीय आयतन क्रम से है। तो आयतन आपका क्या होगा आंसर? एक संबंध है, दो संबंध है, तीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 14। क्या दे रहा है? 15 डिग्री सी ताप पर, क्या कह रहा है? 15 डिग्री सी ताप पर एक छड़ की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तथा 90 डिग्री सी पर 50.15 सेंटीमीटर है। छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। प्रारंभिक ताप भी दिया है और अंतिम ताप भी दिया है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम दोनों दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्फा का सूत्र लगाएंगे। अल्फा का सूत्र क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर डेल्टा एल। अभी आपने देखा था ऊपर फार्मूला, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। सबका मान रख दे। डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? 50 से 50.15 यानी 0.15। ठीक है, 0.15। यल प्रारंभिक लंबाई 50, ताप में वृद्धि कितनी हुई है? 15 से लेकर 90 हुई है। तो 90 माइनस 15 कर देंगे। तो 90 माइनस 15 कर देंगे, कितना जाएगा? 75। ठीक है, अब दशमलव हटा देते हैं और सरल कर देते हैं। तो दशमलव हटाकर सरल कर देते हैं तो क्या जाएगा आपका? दशमलव हटेगा, 100 से गुणा और भाग होगा तो 100 से भाग दे देते हैं और गुणा में दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, 15 पचे 75। तो क्या आया? 1/5 पचे 25, 250 गुणे में 100। तो अब इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 की घात ऊपर गया, 1 गुणे में 10 की घात 3, वो भी माइनस के साथ, बटे में 25। तो ये आपका 25 1 से भाग जाएगा, 0.04 आ जाएगा। जिसको सरल करेंगे तो 0.00004 प्रति डिग्री सी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसमें 4 जीरो लगा हुआ है दशमलव के बाद। ठीक है, 4 अंक आपका दशमलव का 4 जीरो वाला आंसर राइट आंसर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से संबंधित किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 दे रहा है, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री एफ का अंतर है। कितने डिग्री एफ का अंतर है? 45। ठीक है, 45 डिग्री का अंतर है। तो सेल्सियस में यह अंतर होगा, सेल्सियस में यह अंतर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, सेल्सियस ताप में अंतर कितना होगा ये बताना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है डेल्टा एफ के लिए, कि जब डेल्टा एफ बराबर आपको निकालना हो और डेल्टा सेल्सियस में निकालना हो, डेल्टा सी में, तो डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन 5 होता है। ठीक है, डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन 5 होता है। और फ़ारेनहाइट में कितने का अंतर दे रहा है? 45 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 45/9 लिखेंगे, बराबर डेल्टा सी बटे में 5 लिखेंगे।
तो 9 से 45 कट जाएगा 5 बार में, तो डेल्टा सी बराबर आ जाए 13 गुणा करने पर 5 गुणे 5 बराबर डेल्टा सी, यानी डेल्टा सी बराबर 25। डेल्टा सी बराबर 25। तो कौन सा आंसर सही है? बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 25 डिग्री सी। ठीक है, दो वस्तुओं का ताप 45 डिग्री सी का अंतर है, तो सेल्सियस ताप में अंतर कितने का होगा? 25 डिग्री सी का होगा। कितने का अंतर होगा? 25 डिग्री सी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16वां दे रहा है, गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सी की वृद्धि होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, तो डेल्टा टी आपको दे रहा है सेल्सियस में और डेल्टा टी आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्सियस में ताप दिया हुआ है 40, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। तो 40 बटे में 5 बराबर डेल्टा एफ बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एफ बटे में 9। तो 5 बटे 40, तो 8 में 9 का गुणा, 8 9 72। तो डेल्टा एफ बराबर कितना आ जाएगा? 8 गुणे 9 बराबर 72। ठीक है, डिग्री एफ फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया? 72 डिग्री आंसर आया। और ये कौन सा आंसर सही है? तो आपका आंसर सी इसका राइट आंसर है 72 डिग्री एफ। ठीक है, 72 डिग्री एफ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 दे रहा है, निम्न में से किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है? अधिकतम आयतन पूछ रहा है। तो न्यूनतम आयतन किस ताप पर होता है? आपने पढ़ा है, आपको बताया गया है 4 डिग्री सी पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो आपसे न्यूनतम नहीं पूछा, अधिकतम। हर 1 डिग्री सी पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के गुणनफल के अनुसार लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, तो सबसे अधिक ताप में परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है? 100 डिग्री सी। सबसे अधिक ताप कहाँ पर है? 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी पर आयतन अधिकतम होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सी पर आयतन अधिकतम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 100 डिग्री सी पर आयतन अधिकतम होगा। इन तापों में से 100 पर अधिकतम होगा। उससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सी से ज़्यादा गर्म होता नहीं है। गर्म तो होगा लेकिन वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जल का अधिकतम ताप आपका 100 डिग्री सी होता है और आयतन अधिकतम आपको 100 डिग्री सी पर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और जब न्यूनतम आयतन पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 डिग्री सी। तो न्यूनतम आयतन 4, अधिकतम आयतन 100 डिग्री सी है। इस समय आपके क्वेश्चन के लिए अधिकतम आयतन पूछा था, तो आंसर अधिकतम है 100 डिग्री सी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।